हेलो फ्रेंड्स, साइबर स्टेट टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत गौरव और आप देख रहे हैं मेरी हैक एंड टेक सीरीज का वीडियो नंबर 11। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी के बीच में फर्क बताया था और आप लोगों को समझाया था कि ऐसा क्यों होता है कि आपका आईपी एड्रेस लगातार चेंज होता रहता है। मान लीजिए किसी कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, उसके बाद आप नेट से डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होते हैं तो उस कंप्यूटर को हैक, तो दोबारा उस कंप्यूटर को एक्सेस क्यों नहीं कर पाते। कोई मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और इसके पीछे के जो मेजर कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो आज मैं इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जिसको कहते हैं DDoS। आप एनानॉमस हैकर्स के बारे में जानते होंगे, ये इंटरनेट के ऊपर बहुत ही पॉपुलर हैं और ये चाहे किसी भी कंप्यूटर हैक करने में कामयाब होते हैं और दुनिया भर में इनका खौफ फैला हुआ है कि एनानॉमस हैकर किसी भी सर्वर को डाउन कर सकते हैं, किसी भी सर्वर को क्रैश कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एनानॉमस DDoS का कैसे इस्तेमाल करते हैं, DDoS होता क्या है और इसके पीछे की वर्किंग क्या है और आप DDoS अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ये चीज मैं मेरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको DDoS का मतलब बता देता हूँ। DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब वो दोस्तों की जो लोगों में बटा हुआ है, तो और DDoS का फुल फॉर्म होता है डिनियल ऑफ सर्विस। एक्चुअली में इसका मीनिंग डिनियल ऑफ सर्विस ही होता है, लेकिन इसको DDoS इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगर मान एनानॉमस हैकर्स के बारे में आप जैसे कि जानते हैं कि वो एक ग्रुप में काम करते हैं, किसी भी सर्वर पे अगर उनको अटैक करना है तो वो एक साथ उस पर अटैक करते हैं, एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल जब पेरिस में जब ISIS ने अटैक किया, वहाँ पे एनानॉमस हैकर्स को वो चीज पसंद नहीं आई थी और उन्होंने ISIS के जितने भी सर्वर थे, जितने भी कंप्यूटर्स थे, उन सबको क्रैश कर दिया था, डाउन कर दिया था। तो इसमें क्या हुआ था कि एनानॉमस हैकर्स के जितने भी एजेंट थे दुनिया में, जितने भी जगह उनके एजेंट फैले हुए हैं, उन सभी ने एक साथ DDoS अटैक परफॉर्म किया एक ही सर्वर के ऊपर। तो ये अटैक कन्वर्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस में, DDoS में। DDoS का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे हैकर्स एक ही अटैक में, एक ही DOS अटैक में पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ किसी कंप्यूटर पर अटैक करते हैं, तो अटैक कन्वर्ट हो जाता है DDoS। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों की DDoS का वर्किंग क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसको मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो DDoS डिनियल ऑफ सर्विस हैकिंग में सबसे खतरनाक अटैक, सबसे मेजर अटैक्स में से एक आता है क्योंकि इसका इस्तेमाल एनानॉमस करते हैं। इसका स्टार्टिंग एनानॉमस ने किया था और ये अटैक कभी भी फेल नहीं होता, ये हमेशा सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसको इतने लार्ज अमाउंट में हैकर करते हैं। DDoS का काम क्या होता है, इसके पीछे का साइंस क्या, मैं वो समझाता हूँ। दुनिया में कोई भी मशीन है, कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी इंसान है या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, तो मेरी काम करने की एक लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल मैं 24 में से 16 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं 16 घंटे से ज्यादा वर्किंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे कोई बोले या मुझे फोर्सली मुझसे 24 के 24 घंटे काम करवाए तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? मान लीजिए मैं करता भी हूँ तो 2 से 3 दिन कर पाऊंगा, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और मैं फिर 1 सेकंड भी काम करने के लायक नहीं रहूंगा और मेरी वर्किंग पूरी तरह से रुक जाएगी। जो मैं 16 घंटे काम करता था वो काम भी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा लगातार 24 घंटे काम करने की वजह से। तो दोस्तों यही चीज होती है डिनियल ऑफ सर्विस अटैक में। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी एक सर्वर की मैक्सिमम लिमिट से कहीं ज्यादा उस पर प्रेशर डाला जाता है, स्ट्रेस डाला जाता है। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी वेबसाइट है cyberstate.com, उसकी लिमिट है 20,000 व्यूअर्स पर सेकंड, यानी कि मेरी वेबसाइट पे 1 सेकंड में 20,000 व्यूअर्स आते हैं तो मेरी वेबसाइट की कैपेसिटी उसको संभाल सकती है, अदरवाइज मेरी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने पिछले साल गर्मियों के मौसम में देखा होगा कि एक फ्रीडम फोन इंडिया में बहुत ही ट्रेंड में था, बहुत ही मतलब हर लोगों जुबान पे फ्रीडम का नाम था। तो फ्रीडम की जो बुकिंग डेट थी उस डेट पे क्या हुआ, फ्रीडम की वेबसाइट पे इतने सारे लोग पहुंचे। क्या करना था आपको, उसकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना था, फिर फोन को ऑर्डर करना था। इंडिया में ये चीज वायरल हो गई और करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच गई। जैसे बुकिंग डेट आई उस वेबसाइट पे लाखों करोड़ों लोग एक एक घंटे के अंदर उस वेबसाइट के अंदर पहुंच गए, जो उसकी लिमिट से कहीं ज्यादा थी। तो इस पे क्या हुआ, जाने अनजाने में उस वेबसाइट पे डिनियल ऑफ सर्विस अटैक हो गया और उस वेबसाइट हो गई क्रैश, वो वेबसाइट हो गई डाउन और उस पे उसकी वर्किंग हो गई सारी खत्म। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि जब आपने फ्रीडम की वेबसाइट को खोला तो वहां पे दिखा हुआ था कि ये वेबसाइट हैज बीन क्रैश, क्योंकि उस पे उसकी लिमिट से कहीं ज्यादा लोग आ गए थे। मान लीजिए इस वेबसाइट की लिमिट मैक्सिमम होगी 1 लाख व्यूअर्स पर सेकंड, लेकिन उस पे करोड़ों व्यूअर हर सेकंड उस वेबसाइट पे विजिट किए। तो इससे क्या हो गया, वो वेबसाइट की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा उस पे वेबसाइट के सर्वर पे उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ट्रैफिक आया और वेबसाइट क्रैश हो गई। तो ये कैसे काम करता है, तो जैसे कि आप दोस्तों आप जानते हैं कोई भी जो डाटा होता है, कोई भी इंटरनेट पे डाटा होता है, नेटवर्क में कोई भी डाटा होता है, पैकेट्स के रूप में जाता है। हर पैकेट्स का अपना एक वेट होता है, ठीक है, 8 बिट हो, 64 बिट हो, जो भी हो। एक और आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। फेसबुक पे आप कोई फोटो अपलोड करते हैं, तो फेसबुक पे अगर आप कोई फोटो अपलोड करते हैं तो आप उस पे मान लीजिए एक बार में 30 फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक संभाल लेगा। आप 300 फोटो भी अपलोड करते हैं तो फेसबुक को कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी तरीके से आप ऐसा करें कि 1 सेकंड में फेसबुक पे 30,000 फोटो एक ही आईडी से एक ही टाइमलाइन पे अपलोड हो, तो फेसबुक क्या होगा, वो फेसबुक के जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसकी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। तो ऐसा में क्या होगा, आप वो काम करेंगे जो फेसबुक की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है, तो फेसबुक इसमें
फेसबुक का सर्वर क्या काम करना बंद करेगा और क्रैश हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, फेसबुक का सर्वर की कैपेसिटी से कई ज्यादा, आप लाखों क्या करोड़ों फोटो भी डालेंगे तो वो उसको मैनेज कर सकता है, संभाल सकता है। लेकिन ये मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया। फ्रेंड्स, अब आपने जान लिया है कि डिनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की वर्किंग क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो इस तरह का जो अटैक होता है, इसको परफॉर्म करने के लिए हैकर्स एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर कहें एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसको कहा जाता है बोटनेट। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, अगर आपने जावा या सी शार्प पढ़ा है, तो आपने वहाँ पे एक लूप बनाना सीखा होगा। लूप बनाने पे क्या होता है, कोई एक उसको अपन ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि कोई एक एक्टिविटी बार बार एक लूप में हो, एक साइकिल के अंदर, साइकिल के रूप में हो। तो बोटनेट को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट पे पर्टिकुलर फॉर्म को फिलअप करना है। मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको कुछ चीज फिलअप करनी है, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, आपको वहाँ आपका नाम, आपका एड्रेस और आपसे रिलेटेड डिटेल्स डालना है। तो वो डाटा की जो आप फिलअप करेंगे वो डाटा किसी न किसी फॉर्म में वहाँ वेबसाइट के पास जा रहा होगा, उस वेबसाइट के सर्वर के पास जा रहा होगा। तो वेबसाइट की कुछ ना कुछ लिमिट होगी कि भाई इतना डाटा हमारे पास आ सकता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी सर्वर है तो उसके पास एक लिमिट होती है। तो उस बोटनेट को ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाता है कि वो उसकी लिमिट से कई करोड़ गुना ज्यादा उस पर प्रेशर डाले, स्ट्रेस डाले, तो उस वेबसाइट को रन कर देते हैं, उस पर उसका आईपी एड्रेस देते हैं और लूप क्रिएट कर देते हैं और बोटनेट को कर देते हैं रन। जैसे ही वो बोटनेट रन होता है, उस वेबसाइट पर डाटा का सैलाब आ जाता है, बाढ़ सी आ जाती है और वो वेबसाइट एशएम हो जाती है, क्रैश। तो वेबसाइट हो जाती है डाउन, उसका सर्वर हो जाता है खत्म, वो वेबसाइट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ते गया तो साइबर ऑफिसर भी स्मार्ट होते गए, तो उन्होंने इसका एक इलाज निकाल लिया। इसको कहते हैं रोबोट.टेक्स। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आप रोबोट.टेक्स आपको बनाना आता होगा कि ये कैसा बनता है, किस वेबसाइट में इसको क्यों लगाया जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी एक वेबसाइट में पर्टिकुलर एक ही काम को बार बार करते हैं, तो वहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा बना हुआ आ जाता है और आपसे कहता है कि प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ बोटनेट, यू आर नॉट अ रोबोट। ये चीज आपने कहीं ना कहीं देखी होगी कैप्चा। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप करके देख लीजिए। आप फेसबुक के किसी पर्टिकुलर फोटो को ले लीजिए और उस पर बार सेम आईडी से कमेंट कीजिए, तो अचानक से आपके सामने आपका वर्किंग सब कुछ खत्म होकर सामने कैप्चा आएगा और आपको बोलेगा कि इसको फिलअप करो और प्रूव करो दैट यू आर ह्यूमन। क्योंकि अगर आप, नॉर्मल सी बात है, कोई इंसान इतने सारे अटैक कर नहीं सकता है। अगर किसी इंसान ने किया तो कैप्चा फिल करके आप आगे की प्रोसेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर ये काम बोटनेट हो रहा है तो बोटनेट की वर्किंग वहीं पे रुक जाएगी, वहीं पे बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने वो वाली पेज खुलेगा ही नहीं कि जिस पेज को वो अटैक कर रहा था, क्योंकि उसके सामने अब एक कैप्चा है जिसको फिलअप करना पड़ेगा। उसको सिर्फ इंसान फिलअप कर सकते हैं, कोई रोबोट या बोटनेट उसको फिलअप नहीं कर सकता है। नॉर्मल सी बात है। तो वेबसाइट को बचाने के लिए उस पे रोबोट.टेक्स बनाया जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे डिनियल ऑफ सर्विस अटैक काम ना कर सके। अगर ऐसा होता है तो वो रोबोट.टेक्स उस अटैक को पहचान लेता है, जान जाता है कि किसी एक आईपी एड्रेस से एक ही प्रोसेस बार एक ही पेज पे हो रहा है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ वेबसाइट पे प्लान कर रहा है, उस वेबसाइट को अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से डिनियल ऑफ सर्विस अटैक से बचा जाता है। तो आप सोच रहे हैं दोस्तों, IS ने अपनी वेबसाइट पे रोबोट.टेक्स क्यों लगा के नहीं रखा है? मैं आपको फ्रेंड बता दूं, उन्होंने भी रोबोट.टेक्स लगा के रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी वेबसाइट पे कैसे अटैक कर दिया है। मैं दोस्तों बता दूं, उनने उनकी वेबसाइट पे DOS अटैक नहीं बल्कि DDoS अटैक किया था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस। तो अब उनकी वेबसाइट पे उनकी लिमिट से करोड़ गुना नहीं बल्कि खरबों गुना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था, क्योंकि उसको कई सारे हैकर्स मिलकर एक साथ अटैक कर रहे थे, जिसमें उनका रोबोट.टेक्स भी फेल हो गया। और क्योंकि वो अलग अलग पेजेस पे अटैक कर रहा था, रोबोट.टेक्स अलग अलग पेजेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो डिनियल ऑफ सर्विस अटैक अगर आप करते हैं तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर DDoS कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया, जो सिर्फ एनानोमस हैकर्स ही करना जानते हैं, बाकी लोग इसको करें तो इतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाते हैं, उनको रोबोट.टेक्स कर लेता है, उनकी वेबसाइट को सेव करने में कामयाब रहता है। लेकिन अगर ये अटैक एनानोमस हैकर्स के द्वारा किया गया है तो आपकी वेबसाइट को दुनिया में, आपके सर्वर को दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, ये है DDoS के पीछे की वर्किंग, इसके पीछे का साइंस। अब दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि DDoS क्या होता है, इसके पीछे की वर्किंग क्या होती है, और बोटनेट क्या होता है, और रोबोट.टेक्स क्या होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस अटैक को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, DDoS तो छोड़ो, सर्वर पे डिनियल ऑफ सर्विस अटैक करना दुनिया के हर एक देश में बैन है। अगर आप ऐसा कोई परफॉर्म करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल, क्योंकि डिनियल ऑफ सर्विस अटैक किसी भी तरह की व्हाइट हैटिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो को बनाया और आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पिंग का मतलब पता हो। अब दो कंप्यूटर को आपस में पिंग कराते हैं तो डाटा थोड़ा सा आदान प्रदान डाटा का करते हैं और आपस में कनेक्ट होते हैं। ये पिंग कराने का मतलब होता है आपस में कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। तो क्या हुआ, 1995 के जमाने में जब विंडोज 95 लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे एक अटैक बहुत ही प्रचलन में था, एक अटैक बहुत ही फेमस था, जो हैकर्स लगातार परफॉर्म कर रहे थे। तो कई सारे कंप्यूटर उन्होंने कर दिए थे बर्बाद उस अटैक का इस्तेमाल कर। उस अटैक को दोस्तों बोलते हैं पिंग ऑफ डेथ। पिंग ऑफ डेथ में क्या होता था, वो पिंग कमांड का इस्तेमाल करके उसमें एक ऐसा लूप क्रिएट करते थे कि उस पे पिंग, उसमें क्या होता था, पिंग का जो नॉर्मल बीट है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा उस पे
डाटा भेजते थे, यानी पिंग आप किसी कंप्यूटर को आपस में पिंग करते हैं तो 32 बीट डाटा आपस में आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी करते हैं। लेकिन क्या करते थे, पिंग में एक ऐसा लूप क्रिएट करते थे 32 बीट क्या दोस्तों, कई करोड़ गुना उससे ज्यादा डाटा आदान प्रदान होता था आपस में। और जिस भी कंप्यूटर पे पिंग ऑफ डेथ अटैक किया जाता था वो कंप्यूटर उतने डाटा को नहीं हैंडल कर पाता था और कंप्यूटर पूरी तरह से क्रैश हो जाता था, डैमेज हो जाता था और उसमें सारी वर्किंग उसकी खत्म हो जाती थी। तो पिंग ऑफ डेथ मैं बता दूं, चाहे तो आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसका जो स्क्रिप्ट है मैं अपनी वेबसाइट पे आप लोगों को बता दूंगा कि इसका किस तरह से अटैक को किया जाता है और आप इंटरनेट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। और लेकिन आजकल के जो एडवांस OS है, साथ विंडोज 7 हो या विंडोज 8 हो या विंडोज 10 हो, इन पे पिंग ऑफ डेथ अटैक उतना कारगर नहीं, क्योंकि ये इनमें पहले से वो चीज को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि पिंग ऑफ डेथ अटैक से कैसे बचा जाए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कंप्यूटर पे पिंग ऑफ डेथ अटैक करते हैं तो वो कंप्यूटर भले ही क्रैश ना हो, भले ही कंप्यूटर डाउन ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन उस कंप्यूटर की वर्किंग को आप 100% स्लो कर सकते हैं। वो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा या फिर उसकी कोई भी एक्टिविटी है वो रुक जाएगी अगर आप पिंग ऑफ डेथ अटैक करते हैं। पिंग ऑफ डेथ दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आप ये सब जानते होंगे दोस्तों, आपको ये बात पता होगा कि एनोनिमस हैकर्स में हर एक बंदा है, एनोनिमस ग्रुप में हर एक बंदा हैकर नहीं होता है। तो उन लोगों को क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, वो खुद का बॉटनेट क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो कुछ एनोनिमस हैकर्स ने क्या किया दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको बोलते हैं LOIC। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसमें पूरी ग्राफिकल बेस पे इसका इस्तेमाल दोस्तों डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए किया जाता है। ये पूरा ग्राफिकल बेस्ड है, इसको कोई 6th क्लास का बच्चा भी इसका इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से बैन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर आपके कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर पाया जाता है, फिर आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको हो सकती है जेल, इससे पड़ सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में। तो मैं आप लोगों को दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको मैं नहीं दे सकता, आपको लिंक मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस सॉफ्टवेयर का मैं आपको कभी प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा मेरे खुद के सर्वर पे, क्योंकि खुद के सर्वर पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना लीगल नहीं है, तो मैं अपने सर्वर पे इसको आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों LOIC का वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि LOIC किस तरह से दिखता है और उसका वर्किंग क्या है। तो दोस्तों LOIC में सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, इसमें आप किसी भी वेबसाइट पे अलग अलग प्रकार के अटैक्स कर सकते हैं। UDP अटैक हो गया, TCP अटैक हो गया, फिर HTTP अटैक हो गया। कितना ट्रैफिक चाहते हैं, कितना गुना उसकी कैपेसिटी से 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 करोड़ गुना, 10 करोड़ गुना, अब वहाँ पे सब कुछ अटैक कर सकते हैं। और सिर्फ आपको वहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस करना है, आपके सर्वर का IP एड्रेस या फिर उसका URL देके। इस तरह से क्या होता था, एनोनिमस हैकर ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, जिनका खुद का बॉटनेट नहीं था, वो भी इस तरह के अटैक में पार्टिसिपेट करने में कामयाब हो पाते थे और किसी भी सर्वर पे हैक करने में अपना हाथ बढ़ा सकते थे एनोनिमस हैकर्स के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपने काफी कुछ जाना होगा। वीडियो में मैंने आपको DDoS की वर्किंग को समझाया, DDoS होता क्या है, उसके पीछे का साइंस को समझाया, आप किस तरह से DDoS को परफॉर्म कर सकते हैं, DDoS की स्टार्टिंग कैसे हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया पिंग ऑफ डेथ से DDoS का स्टार्टिंग हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ और जितना हो सके आपकी साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या किसी भी इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ और आपकी नॉलेज को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइब बढ़े। तो दोस्तों मेरे अभी मेरे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही मेरे वेबसाइट पे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस होंगे मैं आपके लिए लाऊंगा एक स्पेशल टाइप का गिवअवे, जिसमें मैं आप लोगों को हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस, हैकिंग के कोर्सेज, हैकिंग DVDs, हैकिंग के जो अंडरग्राउंड टूल्स हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होते या फिर किसी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होते, मैं आप लोगों को करने वाला हूं एकदम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट। जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में कीजिए हेल्प और मैं फिर आपके लिए करूंगा एक बहुत ही अच्छा गिवअवे। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।